वैसे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्राइम रिलेटेड काफी सारी स्टोरी को कवर किया है, जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया। लेकिन काफ़ी सारे अभी भी हमारे व्यूअर्स ऐसे मौजूद हैं जिनका कहना है कि प्लीज़ हमारे लिए कोई ना कोई मिस्टीरियस टाइप की वीडियो लेकर आओ जिसमें अनसोल्ड मिस्ट्री छिपी हुई हो। तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ मैं ऐसी ही मिस्टीरियस टाइप की एक स्टोरी लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग इसे भी अपना भरपूर प्यार देंगे। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर फॉलो जरूर कर लो यार, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सोर्स मैं वहां पर लाता रहता हूं। और अगर आप लोग भी शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे दोस्तों बात अगर अमेरिका की जाए तो आप लोगों को पता ही है कि वहां पर कितने बड़े बड़े जंगल मौजूद है, और उन जंगलों के अगर अंदर के रहस्यों की अगर बात की जाए तो वो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। और कुछ इसी तरह की आज दो मिस्टीरियस स्टोरी हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो लोग इन जंगलों के कुछ ज्यादा ही अंदर चले जाते हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो लोग एक जगह पर खड़े खड़े किस टाइम गायब हो जाएं, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ एंड्रियाज के साथ। क्या थी पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं। घटना 21 मई 1941 की है, जब वेटी अल्ब्राइट अपनी माँ से मिलने के लिए अपने छोटे बेटे एल्ड्रेज के साथ अपनी माँ के पास आती है। अल्ब्राइट की माँ का घर वुडस्टॉक मैरीलैंड में था। वो पूरा दिन सफर करके अपनी माँ के पास घर पर आती है, उनसे हाय हेलो करती है और अपनी माँ के घर पर आने के बाद वो अच्छी तरह से उनसे मिलती है और अपने बच्चे को भी बोलती है कि अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो, जब हम पिछली बार आए थे तुम इतने बड़े नहीं थे, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नानी। और उसकी नानी भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और थोड़ी देर बात करने के बाद अल्ब्राइट अपनी माँ से कहती है कि मैं इतनी दूर का सफर तय करके आई हूँ, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज माँ आप अपने इस नातिन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसकी दादी भी बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पर खेलना चाहता है तो मैं इसके साथ ही हूँ। उसके बाद उसकी माँ तो सोने के लिए चली जाती है और उसके बाद उसकी नानी और उसका नातिन घर के पिछली तरफ चली जाती है, जहाँ पर एक काफी बड़ा खुला मैदान था। इतने बड़े और खुले मैदान को देखकर, जिसमें काफी अच्छी तरह की घास उगी हुई थी, एल्ड्रेज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी नानी से कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। तो उसकी नानी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जितनी देर तुम यहाँ पर खेलना चाहो तुम खेल सकते हो। वैसे अपने यहाँ पर 3 कुत्ते भी मौजूद हैं और ये काफी ज्यादा प्यारे हैं, तुम अगर चाहो तो इनके साथ भी खेल सकते हो। जिसके बाद एल्ड्रेज अपनी नानी के उन 3 कुत्तों को लेकर उस घास के मैदान में खेलने लगता है। और उसकी नानी इतना ज़्यादा उसके साथ साथ भाग तो नहीं सकती थी, जिसके चलते वो वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाती है और किताबें पढ़ने लगती है। और बीच बीच में वो एल्ड्रेज का ध्यान भी रखती है कि कहीं ये दूर ना चला जाए। वैसे तो इसके पास हमारे कुत्ते खेल रहे हैं और वो इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और इन सब बातों को सिर्फ 15 या 20 मिनट ही बीते होंगे, जब उसकी नानी ने देखा कि हाँ मेरा पोता बड़े ही मजे से खेल रहा है, इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, अगर होगी भी तो ये वापस आकर मुझे बता देगा। तो वो आराम से बैठकर पूरा कंफर्टेबल होकर किताब पढ़ने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा बीतता है कि उसकी नानी के पांव तले से जमी खिसक जाती है, क्योंकि उसका नातिन बड़े ही जोर से चिल्लाने लगता है। वैसे तो बात अगर छोटे बच्चों के बारे में की जाए तो वो अक्सर गिरने पर भी रोने लगते हैं, लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी में हो तो वो अलग ही तरह से चिल्लाता है। और ये आवाज भी बिल्कुल उसी तरह की थी, जिसके चलते उसकी नानी को शक हो गया कि उसके पोते को किसी न किसी तरह की दिक्कत है। जिसके बाद उसकी नानी अपनी सीट से उठती है और अपने नातिन को ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन खास बात ये थी कि वो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसकी नानी को एल्ड्रेज की आवाज जंगल के अंदर से आती है और वो इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गई कि जो उसके कुत्ते थे वो भी यहाँ पर नहीं हैं और उसका जो नातिन था वो जंगल के अंदर चिल्ला रहा है, जिसके चलते वो उसकी मदद के लिए तुरंत वहां जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के थोड़ा अंदर गई तो उसे एल्ड्रेज के चिल्लाने की आवाज और ज्यादा आगे से आने लगी, जिसके चलते उसने अपनी और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश की और वो दौड़ती दौड़ती उस जगह तक जाने की कोशिश करती है जहां से एल्ड्रेज की आवाजें आ रही थी। और जैसे ही वो वहां पर पहुंची जहां से आवाज आ रही थी तो वो जाकर देखती है कि एल्ड्रेज तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन उसे अपना एक कुत्ता जरूर दिखाई देता है जो कि एक तरफ कुछ ज्यादा ही गुर्रा रहा था और लगातार उसी तरफ देख भी रहा था।
उसकी नानी को ये सब समझ नहीं आया और उसके दिमाग में सबसे पहले सिर्फ यही गया कि शायद एल्ड्रेज को किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसकी आवाज लगातार नहीं आ रही थी, जबकि कभी कभार उसकी आवाज आ रही थी, जिसका अंदाजा उसकी नानी ने ये लगाया कि शायद जो किडनैपर है वो उसके मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका नातिन आखिरकार चिल्ला ही देता है और उसे इस बात का भी डर था कि अगर मैं अकेली अंदर जाऊंगी तो हो सकता है वो मुझे भी दबोच ले और हम दोनों को ही मार डाले, जिसके चलते उसे जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए और अपने साथ किसी और को भी लेकर आना चाहिए। तो उसकी नानी वापस आती है और उसकी माँ को जगाकर ये सब बताती है कि इस तरह एल्ड्रेज खेल रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ। मैंने अंदर जाकर देखा लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो और जहां से आवाज आ रही है हम लोग वहां पर जाकर चेक करेंगे। तो जल्द से जल्द उसकी माँ और उसकी दादी वहां पर जाकर देखते हैं। वो कुत्ता अभी भी वहीं पर खड़ा था और उसी तरफ देखकर लगातार घुर्रा रहा था। उसकी माँ और उसकी दादी उस कुत्ते के पास जाती हैं। वहां पर थोड़ी गीली मिट्टी थी, जिसके चलते पैरों के निशान वो लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे। तो वो लोग उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन 30 या 40 मीटर चलने के बाद वो पैरों के निशान पूरी तरह से गायब हो गए, क्योंकि ना तो वो दाईं तरफ जा रहे थे, ना बाईं तरफ जा रहे थे और ना ही सीधे, जबकि मानो कि यहाँ पर आकर एल्ड्रेज पूरी तरह से हवा में गायब हो गया हो। उसकी नानी इन सब बातों से बड़े ही बुरे तरीके से घबरा गई थी, जिसके चलते उसने जल्द से जल्द एल्ड्रेज की माँ से कहा कि हमें यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए। तो उसकी माँ ने भी कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, और कुछ ही देर बाद वो वापस घर पर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। और देखते ही देखते लगभग 10-15 मिनट बाद वहाँ पर पुलिस आ गई, जिसके बाद वो लोग पुलिस को लेकर जंगल के लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक चले गए, लेकिन वहां पर उन्हें एल्ड्रेज का नामो निशान तक नहीं मिला। इसी टाइम अगर तरफ देखा जाए तो अंधेरा होने लगा था। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने भी यही कहा कि रात के टाइम यहाँ पर किसी को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम लोग उसे तभी ढूंढ पाएंगे जब यहाँ पर थोड़ी रोशनी होगी, इसीलिए हमें रात रात का इंतजार करना होगा और हम लोग कल सुबह से फिर से यहाँ पर उसे ढूंढना शुरू करेंगे। और रात को खोजबीन बंद करने के बाद अगली सुबह फिर से वो लोग उन्हें खोजने लगे। अभी तक एल्ड्रेज को गुम हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। पुलिस वाले भी लगातार उसे ढूंढने के लिए आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जंगल में लगभग 6.5 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलने शुरू हुए जिससे वो लोग कह सकते हैं कि एल्ड्रेज यहीं पर है। वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर गुफा टाइप की एक जगह मिलती है और उसके अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। और जब पुलिस वालों ने उस गुफा के अंदर जाकर घुसकर चेक किया तो ये एल्ड्रेज ही था। वो इस टाइम नींदों में था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसकी नींद खुल जाती है। एल्ड्रेज की अगर पहली नजर में हालत देखी जाए तो उसके कपड़े बड़े ही बुरे तरीके से फटे हुए थे, और बात अगर जूतों की जाए तो उसके पैरों में जूते भी मौजूद नहीं थे। वो लोग जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू करते हैं और अपने साथ लेकर उसे उनके घर पर पहुंचाते हैं। और पुलिस वाले भी बोलते हैं कि ये लगभग पिछले 24 घंटों से गायब था, हमें एक बार इसे डॉक्टर्स को जरूर दिखा लेना चाहिए, हो सकता है इसे कोई गुम चोट लगी हो। जब डॉक्टर्स ने उसका पूरी तरह से चेकअप किया तो डॉक्टर्स का मानना था कि इसे सिर्फ और सिर्फ बाहरी छोटी मोटी चोट लगी है, इसके अलावा ये बिल्कुल फिट है। लेकिन पुलिस वालों के लिए अभी भी ये काफी ज्यादा उलझा हुआ केस लग रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि एक बच्चा लगभग जो कि 2.5-3 साल का है, उसने 24 घंटे जंगल में अकेले बिताए और वो भी बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी खाने के। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये 2.5 से 3 साल का बच्चा आखिरकार 6.5 किलोमीटर चला कैसे होगा, और वो भी उस जगह पर जहां पर काफी सारे बीच में खतरनाक दलदल मौजूद हैं। और वो बिल्कुल ठीक ठाक उस गुफा में जाकर सो भी जाता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ कपड़े फटे और जूते गायब हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात एल्ड्रेज के घर वालों के बारे में की जाए तो उनका कहना था कि बस हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमें इसके आगे और ज्यादा कोई भी खोजबीन नहीं करवानी। और पुलिस वालों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, केस तो सोल्व हो ही चुका है, हम लोग इसमें और ज्यादा टाइम क्यों खराब करें। और इस केस को इसी तरह बोलकर बंद कर दिया गया। और बिल्कुल ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पेंसिल्वेनिया से भी आती है, जहां ये घटना उस एक छोटे से गांव की है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1000 से 1100 लोग रहा करते थे। अगर बात इस गांव के बारे में की जाए तो इसे 3 तरफ से एक जंगल ने घेर रखा था, और वो भी कोई आम जंगल नहीं, जबकि काफी ज्यादा जहरीले सांपों से भरा हुआ जंगल। ये गांव काफी ज्यादा छोटा था, जिसके चलते इसके अंदर मौजूद सभी लोग आपस में एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे
और वो लोग काफी मिलजुल कर रहा करते थे। और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एक फैमिली शिफ्ट भी होती है, जहाँ उस फैमिली में एना, उसकी माँ, उसके पिता और 2 बड़े भाई मौजूद थे। एना अभी सिर्फ 2 ही साल की थी, लेकिन उसे हरियाली में खेलना काफी ज्यादा पसंद था, जिसके कारण वो अपने घर के पीछे मौजूद छोटे से खुले एरिया में खेलती रहा करती थी। लेकिन उसे इस बारे में काफी बार बताया गया था कि बेटा तुम्हें इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, यहाँ पर काफी बड़ा जंगल है और इसके अंदर काफी सारे जहरीले सांप भी मौजूद हैं। लेकिन उसके घर वाले ये बात जानते थे कि एना अभी काफी ज्यादा छोटी है और वो इन सब बातों को नहीं समझ पाएगी, तो उन लोगों ने उस अपने घर के बाहर जिस तरफ वो जंगल था वहां पर काफी ज्यादा ऊंचाई तक कांटे वाले तार लगा दिए थे, ताकि एना जंगल की तरफ ना जा पाए। और इसी तरह टाइम बीतता रहता है। एक दिन एना की माँ किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे एना के चिल्लाने की आवाज आती है और उसकी माँ के दिमाग में सिर्फ एक यही बात जाती है कि मेरी बच्ची उस तरफ खेल रही है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल है, जहाँ से हो सकता है कोई ना कोई खतरनाक सांप आ गया है और उसने मेरी बच्ची को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचा दिया हो। जिसके बाद वो फटाक से उस जगह पर जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि एना तो यहाँ पर है ही नहीं। वो इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी और उसने जल्द से जल्द एना के दोनों बड़े भाइयों को वहाँ पर बुलाया और उन्हें बुलाकर कहा कि यहाँ पर तुम्हारी बहन खेल रही थी, वो अचानक से चिल्लाई और जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर देखा वो यहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद वो दोनों भाई भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एना को यहाँ पर खेलते हुए देखा था और अभी वो चिल्लाने के साथ ही गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? देखते ही देखते वहां पर भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि वो एरिया काफी ज्यादा मिलजुल कर रहने वाला था। जैसे ही एना की माँ ने बाहर जाकर और लोगों को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इस तरह जो अपने पड़ोस में छोटी बच्ची है वो गायब हो गई है और ये बात पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस ने भी वहां आकर जब चेकिंग की तो उन्होंने भी पाया कि एना तो यहाँ पर है ही नहीं। देखते ही देखते पुलिस ने कहा कि हमें जल्द से जल्द उस बच्ची को यहाँ पर ढूंढना होगा, क्योंकि ये जो जंगल है पूरी तरह से खतरनाक सांपों से भरा खड़ा है। हम नहीं चाहते कि उस बच्ची को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंच जाए। तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी 20 या 25 लोगों की जितनी भी टीम थी उन्हें उस एरिया में जाने के लिए कहा। तो उनके गांव वालों ने कहा कि हम उस बच्ची को जानते थे और हम लोग उसके साथ काफी ज्यादा खेले हैं और हम लोगों ने उसके साथ काफी टाइम बिताया है। हमें नहीं लगता कि आपके ये 15-20 लोग इतना जल्दी उसे ढूंढ पाएंगे। तो हम जितने भी लोग इस गांव में मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे उसे ढूंढने निकलें। ये बात सुनकर पुलिस वाला भी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ, इस तरह तो हम उस बच्ची को काफी ज्यादा जल्दी ढूंढ लेंगे, तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन उस एरिया के भी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक एना का कोई नामो निशान नहीं था। इसी तरह वो लोग काफी देर तक वहीं पर उसे ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी छोटी बच्ची और ज्यादा आगे नहीं जा सकती। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते लगभग 24 घंटे इस बात को भी बीत जाते हैं, लेकिन एना अभी भी नहीं मिली। और देखते ही देखते इन घंटों का समय बढ़ते बढ़ते 30 हो जाता है, लेकिन अभी तक एना का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते 8 किलोमीटर उस जंगल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां पर एना बड़े ही सुरक्षित हालातों में मिलती है। ये बात देखकर पुलिस वाले भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार 2 साल की बच्ची इतना दूर का सफर तय करके इतना अंदर आ घुसी है और इसने लगभग पिछले 30 घंटों से कुछ भी नहीं खाया और अभी भी अगर इसके हालात देखे जाएं तो ये बिल्कुल स्वस्थ है। ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि आखिरकार एना ने उन सभी तारों को किस तरह पार किया होगा जो कि उसके घर वालों ने लगा रखे हैं। उसके पिता ने जंगल की तरफ काफी सारे कटीले तार लगा दिए थे ताकि कोई भी जंगल का जानवर उनके घर की तरफ ना आ पाए और छोटी बच्ची है जो वो जंगल के अंदर ना चली जाए। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि एना ने उस तार को किस तरह क्रॉस किया और वो उसे पार करके जंगल के इतने अंदर आ घुसी। जब उसे रेस्क्यू करके वापस उसके घर पर लाया गया और घर पर लाकर उसकी बॉडी को चेक किया गया कि इसे किसी तरह की कोई चोट ना लगी हो, तो सबसे अजीब बात ये थी कि उसे तो एक खरोच भी नहीं लगी थी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि एना भी इतनी बड़ी नहीं थी कि उससे कोई ये पूछ सके कि पिछले लगभग 30 घंटों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ 2 साल की थी और वो इन सभी बातों को नहीं समझ पा रही थी कि उसके घर वाले उससे क्या चाहते हैं। जब एना को पाया गया तो उसके पैर में सिर्फ एक ही जूता मौजूद था।
दोस्तों इन दोनों कहानियों में ही जो सोचने और समझने वाली बातें थी, जो दिमाग को हिला देने वाली बात हैं, वो ये है कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे इतना जंगल के अंदर सुरक्षित कैसे पहुंच गए। और जो बच्चा लगभग थोड़ा खेलने के बाद, थोड़ा चलने के बाद थक जाता है, वो लगभग 6 से 8 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर सकता है, और वो भी उस जंगल में जहां पर एक तरफ तो बात की जाए तो जहरीले और खतरनाक सांप हैं, और दूसरा वहां जहां पर कदम कदम पर काफी सारे दलदल हैं। और उसके बाद भी सबसे अजीब और मजेदार बात तो ये है कि वो 2 साल की बच्ची 10 बड़े ही बारीक और कटीले तारों को पार कर लिया। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब ना तो पुलिस के पास था, और ना ही उन गांव वालों के पास, और ना ही उन पेरेंट्स के पास जिनकी वो बच्ची वहां पर गई थी। और बात अगर ऐना की जाए तो वो तो यार सिर्फ अब 2 साल की ही है, वो इस बारे में क्या बताएगी। वैसे दोस्तों ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं, जबकि अमेरिका की घटी हुई असली घटनाएं हैं, क्योंकि मुझे ये सभी की सभी जानकारी एक अमेरिकन जासूस डेविड पोलिटिस के द्वारा लिखी गई किताब मिसिंग 411 से पता चली है। दोस्तों अमेरिका में मौजूद जो भी ये बड़े बड़े जंगल हैं, ये सिर्फ बड़े जंगल ही नहीं, जबकि इनके अंदर इनसे भी बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। और उन रहस्यों के कारण ही वहां पर जाने वाले लोग अक्सर देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। उनके सामने खड़े व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं होता कि जिस व्यक्ति के साथ हम लोग बात कर रहे थे वो पलक झपकते ही कहां पर गायब हो गया। स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो घटी थी डेविल्स डेन स्टेट पार्क के अंदर, जहां पर 16 जून 1946 को 5 फैमिली का एक परिवार गया। उस परिवार में माता पिता के अलावा एक 8 साल की उनकी बेटी कैथरीन और 2 उसके छोटे भाई मौजूद थे। वो पांचों ही लोग 16 जून 1946 को डेविल्स डेन स्टेट पार्क में जाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्लान बना रखा था कि वहां पर एक झरना है और उसके जस्ट नीचे ही झरने से आने वाला पानी इकट्ठा हो जाता है, और काफी सारे लोग अक्सर वहां पर घूमने के लिए जाते रहते हैं। और हम लोग भी आज उस झरने में नहाने के लिए जाने वाले हैं। तो वो पूरी की पूरी फैमिली ही अपने घर से निकल पड़ती है उस पार्क के लिए। वो पार्क इस तरह से नहीं था जैसे कि आमतौर पर इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जबकि वो एक प्राकृतिक नेशनल पार्क था। पूरी फैमिली वहां पर पहुंचकर सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से कपड़े चेंज करने के बाद उस पानी में जा घुसते हैं। कैथरीन एक तरफ पानी में मस्ती कर रही थी, दूसरी तरफ उसके भाई भी पानी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके पिता वहीं बाहर बैठकर अपने बच्चों को इस तरह मस्ती करते हुए देख रहे थे। कुछ ही देर बाद उनकी माँ भी वहां पानी में आ घुसी, और इसी तरह अगर उसके पिता को देखा जाए तो वो अपने बच्चों को ही वहां पर बैठकर देख रहे थे। अभी वो पानी में नहीं घुसे थे क्योंकि उनके बच्चे काफी ज्यादा छोटे थे, और वो इस बात का मुआयना कर रहे थे कि इन बच्चों को किस तरफ जाकर नहाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग ज्यादा गहरे पानी में चले जाते हैं तो उनके साथ दुर्घटना घटने का चांस बढ़ जाएगा। वो इन सब चीजों को देख ही रहे थे कि दूसरी तरफ उन्होंने कैथरीन को पाया कि वो एक अनजान महिला के साथ बातें कर रही है। कैथरीन के पिता ने उस महिला से पूछा कि आप इससे क्या पूछ रही हैं और आपको क्या चाहिए। तो उस महिला ने बताया कि अभी अभी आपकी लड़की यहाँ पर डूब गई होती। ये डूब रही थी और अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ हाथ पैर मार रही थी, तो मैंने उसे बाहर निकाला और उसे बचाने की कोशिश की। इस बात को जानकर उसके पिता ने कहा कि मुझे इस बात का पहले ही शक था, और मैं अभी तुम्हारे सिर्फ भाइयों को देख रहा था कि दूसरी तरफ तुम डूब ही गई, और अब आगे से तुम अपना थोड़ा ध्यान रखना। कैथरीन भी इस बात के लिए राजी हो गई और उसने उस महिला से थैंक यू कहा, और वो दूसरी तरफ जाने लगती है जहां पर गहराई थोड़ी कम थी। कैथरीन के पिता ने उस महिला को थैंक यू बोला और दूसरी तरफ अपने जोड़ले लड़कों की तरफ देखना शुरू किया कि कहीं अब वो ना डूब जाएं। और वो बड़े ही अच्छे से अभी तैर रहे थे, तो उन दोनों को समझाने के बाद कि इस तरह तुम्हारी बहन डूबते डूबते बची है, तो तुम अपना ध्यान रखना। और ये बात बोलकर जब वो फिर से कैथरीन की तरफ देखने लगते हैं कि वो लड़की दोबारा से ना डूब गई हो, तो उन्होंने पाया कि कैथरीन तो यहाँ इस झील में है ही नहीं। उन्होंने उस महिला से पूछा कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा? तो उस महिला ने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ उसे उस टाइम बाहर निकाल दिया था और उसके बाद मैं दोबारा उससे नहीं मिली। उसके पिता परेशान होने लगे कि शायद वो फिर से डूब गई, और वहां पर मौजूद लोगों को उन्होंने बताना
बताना शुरू किया कि इस तरह एक लड़की है, वो आप लोगों के बीच ही नहा रही थी और अब वो गायब है। लगभग 8 से 10 लोग वहां पर मौजूद थे। उन सब से रिक्वेस्ट की कि शायद वो नीचे डूब रही होगी, तो प्लीज आप लोग उसे बाहर निकाल दीजिए। और इतना बोलकर वो खुद भी उस झील में कूद जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने मिलकर वो सारी की सारी झील छान मारी, लेकिन कैथरीन का कोई अता पता नहीं था। उसके पिता चिंता करने लगते हैं और वहां पर आसपास में जो जंगल फैला हुआ था उसमें उसे ढूंढने लगते हैं कि हो सकता है वो लड़की बाहर वॉशरूम के लिए गई हो। लेकिन बाहर जाकर जब उसने थोड़ा चेक किया तो उसे वहां पर भी कैथरीन नहीं मिली। वो वापस आता है और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करता है कि यहाँ पर और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि इस तरह वो लड़की ना तो झील के अंदर है और ना ही बाहर। उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं। और जब से उन लोगों को इस बात का पता चला कि एक लड़की यहाँ पर हम लोगों के साथ नहा रही थी और अब वो गायब है, तो वो लोग तुरंत जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी कैथरीन का उन लोगों को अता पता नहीं मिला। तो उसके पिता ने पुलिस में कॉल किया और दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इस बात की सूचना दी कि इस तरह हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे, लेकिन मेरी लड़की यहाँ पर आने के बाद गायब है। तो पुलिस वहाँ पर आ पहुँचती है और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के भी काफी सारे अधिकारी वहाँ पर आ पहुँचते हैं और उन्होंने वहाँ पर पूरा दिन कैथरीन की छानबीन की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। वो वहाँ के लगभग 5 किलोमीटर के एरिया को छान देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कैथरीन को तो उसका कोई भी अता पता उन्हें नहीं मिला। पुलिस कैथरीन को ढूंढने का अपना एरिया बढ़ाती है और उसे फिर से ढूंढने लगती है और इसी तरह कैथरीन को ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। 6 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद एक हाइकर्स का झुंड जो कि जंगल से गुजर रहा था और वो लोग वहीं पर मौजूद जंगल में थोड़ी पहाड़ों पर हाइकिंग करना चाहते थे, उन्हें एक लड़की मिलती है। वो लड़की एक गुफा से बाहर आई और उसने इशारा करना शुरू किया उन हाइकर्स की तरफ। हाइकर्स को भी जब वो लड़की दिखी तो वो लोग सोचते हैं कि ये अकेली यहाँ पर क्या कर रही है, और वो लोग जब उसके पास पहुंचे तो उसने बताया कि कल मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए आई थी। हम लोग एक झरने के पास आए थे, लेकिन वहां से मैं गायब हो गई और यहाँ पर आ पहुंची। तो क्या प्लीज आप लोग मुझे अपने घर पर पहुंचा देंगे? वो लोग उस लड़की को लेकर सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर काफी सारी खरोंचें लगी हुई थी और उसके कपड़े भी काफी हद तक फट चुके थे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इस बात की रिपोर्ट वो लोग पुलिस को करते हैं कि इस तरह हमें एक लड़की मिली थी और वो ये बात बता रही है कि वो इस जगह से गायब हो गई थी। पुलिस उसके बारे में जानती है और उसके बाद उनके परिवार वालों को लेकर वहां हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जब लड़की से उसके घर वालों ने पूछा कि बेटा तुम इतने दिनों से कहां पर थी और इतने दिनों तक तुमने वहां पर क्या खाया पिया, क्योंकि अगर इस लड़की को देखा जाए तो आज से पहले ये किसी भी तरह से किसी जंगल में अकेली नहीं रही थी, और वो भी 6 दिनों तक। और उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि अगर इस तरह से अगर कोई जंगल में फंस जाता है तो वहां पर उसे क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह अपने आप को सरवाइव करना है। तो उस लड़की ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस वाले, वो हाइकर्स और उसके माता पिता काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसने कहा कि जब हम कल उस झरने के नीचे नहा रहे थे तो एक बार तो मैं डूब रही थी, तो एक आंटी ने मुझे बचा लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पानी में चली गई, जिसके बाद मैं डूबने लगी। लेकिन अब की बार मैं अपने आप को बचाने में कामयाब रहती हूँ, लेकिन जब मैं उस पानी से बाहर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था, और वहां का अगर बाहर के माहौल को देखा जाए तो वो पूरे तरीके से बदल चुका था, क्योंकि अब वहां झरना नहीं था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था, मानो मैं किसी नदी में हूँ। मैं उस नदी से बाहर निकलती हूँ, कुछ देर इसी तरह वहां जंगल में घूमती हूँ और उसके बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर काफी ज्यादा घास फूस पड़ा हुआ था। रात भी होने लगी थी तो मैं उस घास फूस के ऊपर लेट गई, और उसके बाद जब मेरी नींद खुली और मैं बाहर आकर जब देखती हूँ तो मैंने पाया कि कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। मैंने इनकी मदद ली और मैं वापिस आ गई, लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि बेटा तुम कल गायब नहीं हुई थी, जबकि तुम्हें गायब हुए 6 दिन हो चुके हैं। अब इस बात का जवाब ना तो पुलिस के पास था, ना ही उसके घर वालों के पास, कि आखिरकार ये लड़की 6 दिनों तक इस तरह सरवाइव कैसे कर पाई, वो भी बिना कुछ खाए पिए, और ये लगातार 6 दिनों तक सोई कैसे होगी। लेकिन उसके घर वालों के लिए जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि उनकी लड़की बिल्कुल सुरक्षित थी और 2 दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहने के बाद घर पर जाने के लिए तैयार थी। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व जरूर हो गया, लेकिन उन लोगों के दिमाग में अभी भी काफी सारे क्वेश्चन थे
कि आखिरकार असल में इस लड़की के साथ क्या हुआ था। और दोस्तों दूसरी कहानी है एक 6 साल की लड़की हेली जगा के बारे में, जो कि 29 अप्रैल 2001 के दिन इसी तरह अपने दादा दादी के साथ उस पार्क में घूमने के लिए आई हुई थी। जहां पर हेली अपने दादा दादी के साथ घूमने के लिए आई थी, वहां पर एक काफी ज्यादा खूबसूरत वाटरफॉल था। और वो पूरा दिन घूमने के बाद जब वापस जाने लगे तो हेली ने अपने दादा दादी से कहा कि मैं उस वाटरफॉल को देखना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया क्योंकि दूसरी तरफ अंधेरा होने लगा था। और उन्होंने कहा कि बेटा जब अगली बार हम लोग यहाँ पर आएंगे तो उस वाटरफॉल को भी देख लेंगे, लेकिन अब अंधेरा होने लगा है और हमें जल्द से जल्द घर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो पक्की सड़कें हैं और हम लोग जंगल के अंदर हैं और यहाँ पर अंधेरा होने के बाद कोई भी खतरा हमारे सामने आ सकता है। लेकिन हेली एक 6 साल की छोटी बच्ची थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा क्या चीज है और उन्हें इतना जल्दी यहाँ से क्यों निकलना चाहिए। वो वहीं पर सिर्फ खड़ी हो गई और अपने दादा से नाराज होकर उनसे बात करना बंद कर देती है। उसकी दादी माँ ने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन हेली ने वहां से जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसके दादा दादी ने कहा कि चलो बेटा, अगर तुम नहीं जाना चाहते हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देते हैं और पीछे से यहाँ पर भूत आएंगे जो कि तुम्हें उठा ले जाएंगे। और ये बात बोलकर उसके दादा दादी वहां से जाने लगते हैं। लगभग 4-5 कदम चलने के बाद उन लोगों ने मुड़कर देखा, लेकिन हेली अपनी जगह पर यूं की यूं खड़ी थी। वो लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और उसके बाद फिर से मुड़कर देखते हैं, लेकिन अभी भी हेली वहीं पर खड़ी थी। और इसी तरह वो लोग थोड़ा थोड़ा हेली से दूर जाते रहते हैं और बार बार में मुड़कर देखते हैं और उसे और ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो लड़की उन लोगों के साथ यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हेली इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और अब की बार जब उसके दादा दादी आगे जाने लगते हैं और फिर से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि हेली वहां से गायब हो चुकी है। उसके दादू ने सोचा कि हो सकता है ये लड़की किसी न किसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गई होगी और वो लोग वापस आकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों ने वहां पर आकर हेली को देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं। उन्होंने वहां आसपास में उसे काफी ज्यादा खोजा, काफी सारी उसे आवाजें लगाई, लेकिन हेली अभी भी नहीं मिली। वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे और उन्होंने कहा कि ये तो काफी ज्यादा जिद्दी लड़की है और वो इस बात के लिए मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग वहां पर जाएंगे जहां पर तुम जाना चाहती हो, लेकिन अब जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम लोग काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। लेकिन इतना बोलने के बाद भी हेली वापस नहीं आई। लेकिन 5 से 10 मिनट बीतने के बाद उसके दादा दादी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं कि अभी अभी हमारी पोती यहाँ पर थी और वो अचानक से कहां पर गायब हो गई। उन लोगों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह हम लोग अपनी पोती को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो गायब हो गई। अथॉरिटी ने वहां पर आकर सारी की सारी चीजों को छान मारा, लेकिन हेली का वहां पर कोई भी अता पता नहीं मिला। पुलिस वाले भी पहले तो इसी बात को सोच रहे थे कि इसके दादा दादी ने तो जाने से मना कर दिया था, तो वो लड़की हो सकता है अकेले ही निकल पड़ी हो। तो उन्होंने वहां के 5 किलोमीटर तक के एरिया को छान दिया, लेकिन अभी भी वो लड़की उन्हें नहीं मिली। तो उन्होंने पुलिस डॉग्स को वहां पर बुलाया और कुत्तों के सहारे उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। कुत्ते उस लड़की को सूंघते सूंघते एक सड़क की तरफ जाने लगते हैं और सड़क के पास जाने के बाद वो कुत्ते भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि इसके बाद हमारा सस्पेक्ट गया तो गया कहां पर। और पुलिस वालों ने भी यही अंदाजा लगाया कि वो लड़की यहाँ पर आई होगी और उसके बाद हो सकता है किसी गाड़ी वाले ने उसे अकेला समझकर अपने साथ बैठा लिया हो और वो अपने साथ लेकर गया हो, या फिर वो कोई किडनैपर भी हो सकता है। और इस घटना को भी बीते हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके थे और देखा जाए हेली के बारे में तो उन्हें कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। जहां जहां पर पुलिस उसे जंगल में ढूंढ सकती थी उन्होंने जंगल में भी ढूंढा और इसके अलावा उसके शहर में काफी सारे पोस्टर भी लगवाए। और अभी भी अंदाजा पुलिस को यही था कि हो सकता है वो यहाँ जंगल में ही गुम हो गई हो। तो पुलिस ने अपने हेलीकॉप्टरों के साथ उस लड़की को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पुलिस काफी दिनों तक जब ढूंढती रही और इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया तो उन्होंने उसकी रिसर्च बंद कर दी। और पुलिस का अंदाजा यही था कि एक 6 साल की लड़की 10 से 12 दिन बीतने के बाद भी जंगल से
उसका कोई अता पता ना मिले तो उसका जिंदा वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च टीम को धीरे धीरे कर वापस बुलाना शुरू किया। लेकिन लगभग 15-16 दिनों बाद एक हाइकर्स का टूर इसी तरह जंगल से जब जा रहा था तो उन्हें एक लड़की मिलती है। हाइकर्स ने जब उस लड़की को अकेला देखा कि ये काफी ज्यादा छोटी लड़की है और ये यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही है, और उससे जब पूछताछ करनी शुरू की तो उसने कहा कि मैं इस तरह यहाँ पर गुम हो गई थी और मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। तो हाइकर्स उससे उसके घर के बारे में पूछते हैं और उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात जो उस टाइम उन लोगों के साथ हुई वो ये कि हैली ने कहा कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं, जबकि मेरी एक 4 साल की फ्रेंड भी है। हैली ने बताया कि मैं यहाँ पर काफी दिनों से गुम हूँ और मुझे अपना वापस घर जाने का ठिकाना अभी तक नहीं मिला, और हो सकता है अगर वो लड़की मुझे ना मिलती, वो मेरा साथ ना देती, मेरा ध्यान ना रखती, तो हो सकता है मैं वापस कभी घर ही ना जा पाती। उसने मेरा ख्याल रखा और जंगली जानवरों से उसने मेरी जान बचाई, और सबसे मजेदार बात यह है कि वो तो मुझसे भी छोटी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल की है। तो आप लोग उसे भी अपने साथ ले लीजिए। तो उन हाइकर्स ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग तुम्हारी उस फ्रेंड को भी अपने साथ ले लेते हैं। हैली ने कहा कि अभी वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो कहीं पर घूमने के लिए गई है, और वो सारे के सारे हाइकर्स ढूंढने लगते हैं हैली की उस फ्रेंड को। वो लोग उसे वहां पर काफी देर तक ढूंढते हैं, और जब वो नहीं मिली तो आखिरकार उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जाकर पुलिस में ये बात बताएंगे, और पुलिस वाले यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर आएंगे, जिसके बाद वो लड़की भी मिल जाएगी। वो लोग हैली को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर जाकर सारी की सारी ये घटना बताई कि ये लड़की हमें कुछ इस तरह से मिली है, एक और लड़की वहां पर मौजूद है जो कि हमें नहीं मिली। सबसे पहले तो पुलिस ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थी कि ये लड़की तो आज से लगभग 15-16 दिन पहले गायब हुई थी, और अकेली ये 6 साल की लड़की जंगल में इतने टाइम तक सरवाइव कैसे कर पाई। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी एक फ्रेंड मुझे वहां पर मिली थी जो कि सिर्फ 4 साल की थी, और उसने मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखा और मुझे जंगली जानवरों से भी बचाया। पूरा दिन हम लोग बातें करते थे, उसने मुझे काफी सारे चुटकुले भी सुनाए। पुलिस ने जब और जानकारी उस लड़की के बारे में लेना शुरू किया और उसे ढूंढने की तैयारी शुरू की, तो आखिर में जो सबसे अजीब बात थी जो हैली ने पुलिस को बताई वो ये थी कि उस लड़की ने हैली से ये बात कही थी कि काफी साल पहले उसकी मौत एक पहाड़ी से गिरने के कारण हो चुकी है, और ये काफी ज्यादा छोटी बच्ची थी और इसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मरने के बाद लोग बातें नहीं करते हैं। हैली की ये सारी की सारी बातें और जो ये 15-16 दिनों बाद अकेली जंगल में समय बिताने के बाद बड़े ही अच्छे से सरवाइव करने के बाद जब ये वापस आई, तो इसकी बातों पर पुलिस को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा, और उन लोगों ने इसकी ये कहानी अखबार में छापी। अखबार जिन जिन लोगों ने पढ़ा उनमें से काफी सारे ऐसे लोग बाद में पुलिस के पास आते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें पुलिस को बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह की लड़की की आपने ये बातें बताई हैं कि वो सिर्फ 4 साल की थी और उसने इस लड़की की मदद की, उसने आखिरी टाइम में ये बताया कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिरकर मारी गई थी, ये सारी की सारी बातें एक असल लड़की से मिलती जुलती हैं। दरअसल आज से 24 साल पहले एक लड़की अपने माता पिता के साथ इसी जगह पर गई थी जहां पर आखिरी टाइम में ये लड़की मिली है, और वहीं पर उसकी मौत वहां पहाड़ी से गिरकर हो गई थी। और हैली ने जो कहानी बताई है उसके अनुसार इसका ख्याल कोई और नहीं जबकि एक आत्मा रख रही थी, और उस आत्मा के कारण ही, उसकी सेफ्टी के कारण आज हैली जिंदा वापस आ पाई है। दोस्तों ये एक बिल्कुल रियल घटना है। पहले तो वो लड़की काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने ये सारी की सारी घटना बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताई कि आखिरकार वहां पर उसके साथ क्या बीता था और उस लड़की ने किस तरह से इसकी मदद की थी। आप लोग ही सुनिए हैली की उन सारी की सारी बातों को उसी की जुबानी। My name is Haley Zega, and when I was 6 years old, 19 years ago, I was lost in the Ozark National Forest. वैसे दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में ही आत्माएं इस तरह इंसानों की मदद करती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घटना जून 2019 की है, जब बेला नाम की लड़की अपना कॉलेज पूरा करके वापस गर्मियों में अपने घर पर आती है। उनका घर फ्रांस के एक छोटे से शहर से थोड़ा दूर था, जो कि लगभग जंगल के बिल्कुल करीब था।
इस पहाड़ों वाले क्षेत्र में टाइम बेला ने या तो अपना ज्यादातर टाइम इस जंगल में बिताया था या फिर अपने परिवार के साथ बिताया था, जिसके चलते बेला कह सकती है कि वो इस जंगल के लगभग चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। और इस जंगल में भी अगर बात की जाए बेला की मनपसंद जगह के बारे में, तो वो एक मानव निर्मित झील थी, जिसे किसने बनाया और कब बनाया इसके बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन बेला को सिर्फ इतना ही पता था कि ये झील काफी साल पहले इंसानों द्वारा बनाई गई थी और अक्सर जब भी बारिश होती है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। बात अगर झील की जाए या फिर यहाँ आसपास में झील के चारों ओर फैले हुए जंगल के बारे में की जाए, तो ये सच में ही काफी ज्यादा नेचुरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों द्वारा छेड़खानी की गई ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि यहाँ पर आकर किसी तरह की गंदगी फैलाए। यहाँ पर अक्सर काफी सारे जानवर इधर उधर घूमते रहते और उसके बाद यहाँ झील में आकर पानी पीने लगते। बेला जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है, अपने घर वालों से जाकर मिलती है, उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं अपनी उसी झील पर थोड़ा घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी दिनों में आई हूँ और मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो उसके माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जिस तरह जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। उसके बाद बेला अपनी गाड़ी निकालती है और निकल पड़ती है उस झील की तरफ। वो झील किसी सड़क के ऊपर नहीं थी, जबकि बेला जहां तक अपनी गाड़ी को ले जा सकती थी वहां तक गाड़ी में जाती है और उसके बाद गाड़ी से उतरकर उस झील की तरफ पैदल ही जाने लगती है। इस झील तक जाने के लिए कोई भी पैदल स्पेशल रास्ता भी नहीं बनाया गया था, तो इसी तरह पहाड़ों से होते हुए, पेड़ पौधों से होते हुए, जंगल के बीचों बीच वहां पर अपने आप रास्ता बनाते बनाते जाना पड़ता था। और इसी तरह बेला भी जाने लगती है। वो रास्ते में ऐसी काफी सारी जगहों को देखती है जहां पर जानवरों ने आने जाने का रास्ता बना रखा था और आमतौर पर वहां से सिर्फ जानवर ही गुजरते थे। बेला उस रास्ते से होकर भी जाती है, लेकिन वो आगे चलकर अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रही थी वो जानवरों वाला रास्ता कहीं और जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल थी कि उसे खुद ही अपना रास्ता बनाते बनाते, ढूंढते ढूंढते पत्थरों के ऊपर से होते हुए वहां पर जाना होता था। बेला अभी भी सीधी चलती जा रही थी और जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाती है तो वो पाती है कि अब माहौल बिल्कुल शांत हो चुका है। बात अगर शहर की आवाज़ों की जाए तो वो भी बिल्कुल पीछे रह चुकी थी। अब यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था और वहाँ जंगल में बेला के अलावा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे थे और शांति मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और आगे जाती है तो उसे एक बेल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ सुनकर बेला को अजीब जरूर लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी और ना ही उसे इस बात का पता था कि यहाँ पर मेरे अलावा कौन है। पहले तो बेला को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ कि इस बेल को कौन बजा रहा होगा, लेकिन उसे इस बात का अनुमान जरूर था कि वो बेल की आवाज़ जिस तरफ से आ रही है बेला भी उसी तरफ जा रही है और हो न हो थोड़ी ही देर बाद वो उस बैल वाले व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी। और इसी बात को सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बात अगर उस बैल की साउंड के बारे में की जाए तो वो भी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद बेला के दिमाग में ये भी आया कि हो सकता है ये किसी आदमी के हाथ में ना हो, जबकि पालतू कुत्ते के गले की रिंगिंग बेल होगी। हो सकता है वो कुत्ता भी आगे आगे इसी तरह बढ़ रहा हो जैसे कि मैं उस झील के पास जा रही हूँ और वो कुत्ता अपने मालिक के साथ हो। मैं यहाँ पर काफी दिनों में आई हूँ और अब तक हो सकता है और लोगों को भी इस झील के बारे में पता चल गया हो और वो लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। वो यही सोचती उस झील की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसके दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है ये किसी कुत्ते के पट्टे में होने वाली बैल की बजाय कोई ऐसा कोका कोला या फिर ड्यू के अगर हम लोग कैन की बात की जाए तो वो किसी झरने के पानी में गिर गया होगा और अब वो पत्थरों से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा हो। लेकिन बेला अभी भी पूरी तरह से ये समझ नहीं पाई कि वो चीज क्या होगी। बेला ने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि मैं वहां पर जाकर उसे चेक कर लूंगी जहां पर वो लोग भी जा रहे हैं। अगर कोई कुत्ता हुआ तो कोई बात नहीं और कोई इसी तरह का कैन भी हुआ तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो जाती है और जैसे ही उसकी आवाजें आनी बंद होती हैं तो बेला के दिमाग में भी यही आता है कि हाँ ये काफी देर से चल रहा था, चलो अब इसके पास चलकर देखते हैं कि ये चीज क्या थी। जैसे ही वो आधा किलोमीटर चलती है और आगे आकर देखती है तो वो पाती है कि एक ऊँट बिलाव जमीन पर पड़ा हुआ है। वो अभी तक मर चुका था क्योंकि उसकी गर्दन
उसके शरीर से कटकर अलग हो चुकी थी। ये चीज भी बेला को अजीब बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि बात अगर जंगल के बारे में की जाए तो यहाँ पर सभी जानवर आपस में एक दूसरे को खाते रहते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, जिसमें काफी सारे जानवरों की जान जाना आम बात है। लेकिन अजीब बात जो उसे लगी वो ये थी कि इससे बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और जैसे ही उसने उसके पास जाकर उसे थोड़ा और अच्छे से चेक किया तो उसे पता चला कि इसे अभी अभी मारा गया है और अभी इसके शरीर से सिर्फ खून बह ही रहा है। लेकिन बात अगर किसी जानवर के द्वारा आपस में लड़ाई करने पर कोई जानवर मारा जाता है तो उसके शरीर के बारे में की जाए तो वो काफी जगह से कटा फटा होता है। और बात अगर इस ऊतबिलाव के बारे में की जाए तो इसकी गर्दन को तो किसी धारदार हथियार के साथ अलग किया गया था। ऊतबिलाव की ऐसी हालत देखकर बेला पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे महसूस होने लगता है कि इस जंगल में उसके अलावा भी कोई न कोई मौजूद है और यही वो आदमी है जिसने इस ऊतबिलाव की जान ले ली। वो काफी ज्यादा घबराने लगी, लेकिन जल्द से जल्द उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और अपने आप को ही उसने समझाना शुरू किया कि मैं इस जंगल में बचपन से आ रही हूँ, मैंने आज तक यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज महसूस नहीं की है और पूरी तरह से तो मुझे पता ही नहीं कि इस जानवर के साथ क्या हुआ है, तो मुझे इस जानवर को छोड़कर अपनी झील पर जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो उस आवाज को लेकर भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, जो कि थोड़ी ही देर पहले उसने सुनी थी, लेकिन उसने उसे भी इग्नोर करने की कोशिश की। वो उस ऊतबिलाव को वहीं पर छोड़कर अपने झील की तरफ जाने लगती है और लगभग 20 मिनट बीतने के बाद वो उस झील पर पहुंच भी गई। जैसे ही वो उस झील पर पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर उसका मूड पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे कि वो आज से लगभग काफी साल पहले यहाँ पर घूमने के लिए आया करती थी। झील से गुजरकर आने वाली ठंडी हवाएं और इसी के साथ बात अगर वहाँ के माहौल की जाए तो झील से होकर ठंडी हवाएं जो उसके पास आ रही थी वो सच में ही काफी ज्यादा मजेदार थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन बात अगर जंगल के जानवरों के बारे में की जाए तो वो यहाँ पर नहीं थे, मानो वो सभी के सभी यहाँ से गायब हो गए हों। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो सोचती है कि शाम का टाइम है और हो सकता है सभी के सभी जानवर जंगल के अंदर अपना खाना पीना खाने के लिए गए हुए हों। शाम होने लगती है और बेला नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर रात अकेले गुजारे, जिसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ मुड़ती है और देखते ही देखते लगभग 2 या 3 घंटों बाद ही वो अपने घर वापस आ पहुँचती है। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, वो पहले तो अपना सारा का सारा घर पर मौजूद जो उसका काम था उस सब को निपटाने के बाद वो अपने माता पिता से कहते हैं कि अब मैं फिर से अपनी झील पर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, क्या आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे? तो उसके घर वालों ने कहा कि हम लोग नहीं जाना चाहते, तुम जाओ और एंजॉय करो। जिसके बाद बेला निकल पड़ती है और जा पहुँचती है अपने उसी ठिकाने पर जहाँ पर उसने पिछली बार भी गाड़ी पार्क की थी। और गाड़ी पार्क करने के बाद फिर से वो पत्थरों से होते हुए, जंगलों से होते हुए, पेड़ पौधों के बीच से होते होते अपनी झील की तरफ जाने लगती है। लेकिन बात अगर अभी भी आज की जाए तो उस बेल की साउंड यूं ही आ रही थी। देखते ही देखते बेला अपनी झील के पास पहुंच गई और उसने वहां पर काफी सारा अपना टाइम बिताया, लेकिन यहाँ पर एंजॉय करते करते उसने ध्यान नहीं दिया और रात होने लगती है। रात होने के साथ साथ मौसम खराब होने लगा और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। बेला नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर कुछ देर और रुकूं और उसके बाद गीली हो जाऊं, तो उसने अपने घर जाने का फैसला लिया और वो वहां से चल पड़ती है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसके सामने वही जानवरों वाली जगह आ जाती है जहां से काफी सारे जानवर एक टाइम में गुजरा करते थे और जानवरों के द्वारा एक रास्ता बना लिया गया था। देखते ही देखते अंधेरा और ज्यादा छाने लगता है और आसमान में चांद निकल आया। बात अगर अभी भी वहां के माहौल की जाए तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बात अगर इस टाइम बारिश की जाए तो बारिश के कारण वहां पर ठंड बढ़ने लगी थी और ठंड के कारण पाला पड़ने लगा था। बेला नहीं चाहती थी कि वो इस जंगल में किसी भी तरह से खो जाए, क्योंकि चारों तरफ जब कोहरा छा जाता है तो सामने वाली चीज को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते और इसी बात को बेला भी नहीं चाहती थी कि वो रास्ता भटक जाए और पूरी रात इधर से उधर इस जंगल में घूमती रहे। तो उसने वहां से भागने की कोशिश की ताकि वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ी तक पहुंच पाए। बेला भागकर अपनी गाड़ी की तरफ अभी भी जाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसे कोई भी चीज साफ साफ नजर नहीं आ रही थी और इसी तरह भागते भागते उसकी टक्कर हो जाती है। जैसे ही बेला वापस उठती है और उठकर देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो किस चीज से टकराई, तो उसने देखा कि एक ऊतबिलाव बड़े ही बुरे तरीके से रस्सी से बंधकर एक पेड़ से लटका हुआ है
और यही वो चीज थी जिससे उसका सर जाकर टकरा गया था। पहले भी वो एक मरे हुए ऊंट बिलाव को देख चुकी थी और अभी भी बात अगर इस ऊंट बिलाव की जाए तो इसे तो रस्सी से बांधकर पेड़ से लटकाया गया था। ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उसके दिमाग में यही सवाल आने लगा कि आखिरकार इन्हें मार कौन रहा है, और हो ना हो इसे मारने वाला यही आसपास में है, क्योंकि मैंने जो कल ऊंट बिलाव देखा था उसका भी ब्लड अभी तक बह रहा था। और बात अगर इसके बारे में की जाए तो इसे देखकर भी यही लग रहा है कि हो ना हो इसे भी अभी मारा गया है। वो काफी ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि चांद की रोशनी जब कोहरे को चीरते हुए जंगल में उन पेड़ों के ऊपर पड़ रही थी तो वहां का माहौल काफी ज्यादा डरावना होता जा रहा था, और इसके अलावा उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी बीत रही थी। वो काफी ज्यादा घबराई हुई अपने आसपास देखती है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। बारिश और ज़्यादा बढ़ने लगती है और अब बेला को बिल्कुल साफ साफ पता था कि अगर अभी भी वो भागने लगती है तब जाकर वो अपनी गाड़ी में लगभग 1 घंटे बाद पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही अगर उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो उसे बचाने वाला कोई भी नहीं, और वो जानती भी नहीं कि हमला करने वाला कौन है। और वो तो एक इस तरह का व्यक्ति लग रहा है जो कि जानवरों को भी बड़े ही बेदर्दी से मार रहा है। जिसके बाद वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि हाँ, मुझे यहाँ से निकलना है और मैं इसी तरह अगर लगातार घबराती रही तो मैं यहीं फंसकर रह जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ भागना है और मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कौन है। और वो वहाँ से भागने लगती है। उसके दिमाग में अभी सिर्फ यही चल रहा था कि अगर वो अपनी गाड़ी तक समय रहते पहुंच जाती है तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो पता नहीं यहाँ पर कौन सा ऐसा जानवर या फिर इंसान मौजूद है जो उसकी कभी भी जान ले लेगा। वो अभी भी भाग ही रही थी, तभी अचानक उस बेल की फिर से साउंड आने लगती है, जिसे आज से पहले तो उसने यहाँ पर कभी नहीं सुना था, लेकिन एक दिन पहले जो यहाँ पर वो आई थी और वो उसे कभी तो कुत्ते की बेल की साउंड सोच रही थी और कभी तो ये सोच रही थी कि हो सकता है वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन होगा। वो बेल अब फिर से आने लगती है और जिस तरह से ही वेला अपने भागने की स्पीड तेज करती है ये साउंड भी तेज होने लगती है, और धीरे धीरे करके बेला इस बात को महसूस करती है कि ये साउंड उसके नजदीक आ रही है। बेला अपनी स्पीड और ज्यादा तेज करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी तेजी से वो भागती है वो बेल उतनी ही स्पीड से बजने लगती है, और बेला महसूस करती है कि ये मेरे पीछे पीछे ही मुझसे भी तेजी से आगे आ रही है और हो ना हो थोड़ी ही देर बाद ये मुझे पकड़ लेगी। जिसके बाद बेला भागती भागती वहीं रुक जाती है और अचानक से मुड़कर पीछे देखती है। उसके देखते ही वो बेल भी बजनी बंद हो गई। इस बात को देखते ही बेला और ज्यादा घबरा गई और उसके बाद तो बेला ने वहां से भागने में अपना पूरा दम लगा दिया। उसने भागते भागते अपने पिता के पास भी कॉल किया और जैसे ही उसके पिता ने उसका फोन उठाया तो उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने की कोशिश की कि प्लीज मुझे यहाँ पर आकर बचा लीजिए, पता नहीं कौन मेरा पीछा कर रहा है और इस तरह की एक बेल की आवाज भी आ रही है और मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी हूँ, प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। जब इस बारे में उसके माता पिता को पता चलता है तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। उसके पिता अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसके माता पिता दोनों ही गाड़ी लेकर उसके पास आने की कोशिश करते हैं। उन लोगों ने अभी तक फोन नहीं काटा था और लगातार फोन पर अपनी बेटी को वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं। बेला अभी तक काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन वो अभी भी लगातार भाग रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर गलती से भी वो यहाँ पर रुक जाती है तो हो सकता है वो पीछे आने वाली जो भी चीज है वो उसकी जान ले ले। अभी भी बेला अपना पूरा दमखम लगाकर भाग रही थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि जो उसके पीछे मौजूद जमीन पर लकड़ियां पड़ी हुई थी और जैसे कि कोई व्यक्ति अपना पैर रखकर उस लकड़ी को तोड़ दे, इस तरह काफी सारी लकड़ियां टूटने की उसके पीछे आवाज आ रही थी। वो इन सब चीजों को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई और उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ एक यही बात आई कि हो ना हो अब वो व्यक्ति जो उसे पकड़ रहा था वो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और अब उसका बचना नामुमकिन है। जिसके बाद वेला भागते भागते थक तो चुकी ही थी तो उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की
और देखना चाहा कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि इतने बुरे तरीके से उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। लेकिन जैसे ही बेला घूमकर पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पांव तले से जमी खिसक गई, क्योंकि उसने जो देखा वो सच में ही काफी ज्यादा भयानक था। वो सबसे पहले देखती है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही 2-4 सेकंड के लिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है कि वो यहीं पर था, वो कहाँ गया होगा, तो आसमान से जो चांद की लाइट आ रही थी उसमें वो थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। वो काफी ज्यादा भयानक था। बात अगर उस इंसान की जाए या फिर हम उसे जानवर कहें, वो बिल्कुल पेड़ की तरह ही था जिसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन बात अगर उसके शरीर की जाए तो वो किसी पेड़ से कम नहीं था। ऐसी भयानक चीज आज से पहले वेला ने कभी नहीं देखी थी और उसके बाद तो वेला ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ उस तरफ भागने की कोशिश करती है जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी थी और उसके माता पिता उसे लेने के लिए आ रहे थे। बेला अभी भी आगे आगे भाग रही थी, लेकिन बात अगर उस जानवर के बारे में की जाए तो वो अभी भी वेला के पीछे ही था और उसकी लगातार बेल की साउंड भी तेज होती जा रही थी। वेला अभी भी अपने माता पिता से बात कर रही थी और अपने माता पिता से फोन पर बात करते करते कहती है कि ये काफी ज्यादा भयानक है, प्लीज आप लोग यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल मत आइएगा। यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो प्लीज पुलिस को अपने साथ लेकर आइएगा। उसके माता पिता भी कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं। और दूसरी तरफ बेला ने भी अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा रखी थी ताकि वो अपने माता पिता के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। उसके माता पिता भी उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते लगभग 5 या 10 मिनट बाद ही वो अपने माता पिता के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को देखा तो वो उनसे जाकर लिपट जाती है और कहती है कि वो मुझे मार डालेगा, अभी भी वो मेरे पीछे ही आ रहा है। उसके माता पिता अपने घर से टॉर्च वगैरह लेकर आए थे और उन्होंने जब बेला के पीछे की जगह को देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था और अब तक वो बेल वाली साउंड भी बंद हो चुकी थी। उसके माता पिता बिना देरी किए वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी में बैठकर जल्द से जल्द उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। बेला अभी भी बड़े ही बुरे तरीके से रो रही थी और उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुमने आखिरकार ऐसा क्या देख लिया। लेकिन बात अगर बेला की जाए तो वो अभी तक उस सब चीजों को बताने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी कि उसने अभी अभी किन सब चीजों को फेस किया है। बेला लगातार सिर्फ इतना ही बोल रही थी, मैंने जो घंटी सुनी, मैंने जो बेल की साउंड सुनी वो सच में ही काफी ज्यादा डरावनी थी और उससे भी डरावना था जो मैंने मेरे पीछे आता हुआ एक पीछा करने वाला साया देखा। उसके माता पिता को ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि कोई जंगल में ऐसी चीज मौजूद है जो कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तो वो लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वेला अपने साथ बीता हुआ सारा का सारा हादसा पुलिस को बताती है। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं क्योंकि बेला के पिता का कहना था कि जिस चीज को ये फेस करके आई है हम नहीं चाहते कि वो इसके दिमाग पर किसी तरह का कोई बुरा असर डाले। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल भी ले जाते हैं और उसके बाद उन लोगों ने वहां पर उसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी करवाया। अगली सुबह पुलिस वहां पर छानबीन करने के लिए जाती है और देखती है कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिसने उस लड़की के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। आखिरकार वो कौन था और जिस तरह से उसने एक्सप्लेन करके बताया वो एक इंसान जैसा नहीं जबकि कोई जानवर था या फिर हम उसे दैत्य कहें, तो ऐसी क्या चीज हो सकती है। बेला ने इसके अलावा ये भी बताया कि मेरा वहीं पर एक बैग रास्ते में ही रह गया था क्योंकि मैं भागने में काफी ज्यादा बिजी थी और जो मेरे पीछे था वो बड़े ही भयानक तरीके से मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन पुलिस को ना तो वहां पर किसी तरह का बेला का बैग मिला और ना ही उस जानवर के नामो निशान। इसके अलावा पुलिस को वहां पर जो बेला ने ऊत बिलाव के बारे में बताया था ना तो वो जमीन पर पड़ा हुआ बिना सिर वाला ऊत बिलाव मिला और ना ही रस्सी से बंधा हुआ, जबकि पुलिस को वहां पर एक टी शर्ट जरूर मिली। लेकिन उस टी शर्ट के बारे में बेला और उसके घर वालों का कहना था कि ये हमारी नहीं है। लेकिन बेला ने बताया कि वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ भागने की कोशिश कर रही थी, इसके अलावा उसने खुद जैसा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं देखा और हो सकता है ये किसी और की हो जो कि उस दैत्य के हाथ लग गया हो। बाद में बेला ने बताया कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी का काफी सारा टाइम इस जंगल में बिताया है, उस झील के पास बिताया है, लेकिन अभी तक मैंने इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं देखी थी और ना ही दोबारा कभी देख पाएगी क्योंकि वो इस जंगल में दोबारा जाने वाली ही नहीं है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो कौन था और वहां पर तभी बेला को क्यों मिला, आज से पहले क्यों नहीं, इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं।
2016 में एक कपल एक सुनसान इलाके में जाता है जहां पर थोड़ा और खतरा बढ़ने वाला था। वहां पर काफी बड़ी बड़ी काफी ऊंची ऊंची जालियां भी लगी हुई थी। उनके बाहर बोर्ड भी लगे हुए थे कि इससे आगे जाने में खतरा है। और बात अगर वहां के लोकल लोगों के बारे में की जाए तो उन लोगों ने भी उस कपल को काफी ज्यादा समझाया था कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक जानवर रहता है। आज से पहले भी उसने काफी लोगों की जान ले ली और अगर आप लोग वहां पर जाते हैं तो हो सकता है वो आपको भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन उन लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी और उसका परिणाम जो सामने आया वो सच में ही काफी ज्यादा खौफनाक था। रकेल जब अपने स्कूल में थी तब से ही वो घूमने की काफी ज्यादा शौकीन थी और इसीलिए अक्सर वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाया करती थी जहां पर कोई पहले ना गया हो और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानने की कोशिश किया करती थी जिसे अक्सर हम लोग पैरानॉर्मल बोलते हैं। उसका इन सभी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। देखते ही देखते उसने अपनी 12th कंप्लीट की, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अब वो एक डॉक्टर बनने जा रही थी। इसी तरह वो लगातार अभी भी पढ़ाई कर रही थी और 2009 में वो एक सर्जिकल असिस्टेंट बन गई। लेकिन बात अगर अभी भी उसकी पसंदीदा चीजों की जाए तो वो हर बार इसी चीज का वेट करती थी कि जब भी वो कभी फ्री होगी तो वो ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाएगी जो कि हॉन्टेड टाइप की होगी, या फिर बात पैरानॉर्मल टाइप की जाए तो वो कुछ इसी तरह की जगह पर घूमना चाहती थी। और जब भी उसके दोस्त उससे घूमने के लिए कहते तो वो उन्हें कभी भी मना नहीं करती और कहती कि हाँ जरूर चलेंगे और कौन सी जगह पर चलना है बस ये बताओ। इसी तरह टाइम बीतता रहा और 2016 आते आते वो लगभग 26 साल की हो चुकी थी। लेकिन बात अगर अभी की भी की जाए तो वो इसी तरह घूमना काफी ज्यादा पसंद करती थी। दूसरी तरफ अगर बात उसके परिवार के बारे में भी की जाए तो अभी तक उसकी कोई शादी वगैरह तो हुई नहीं थी कि उसे कोई इस तरह का काम आ जाए कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे परिवार संभालना है। इस टाइम वो बिल्कुल अकेली थी और पूरा का पूरा टाइम वो खुद को दिया करती थी। रकेल की खास बात ये भी थी कि वो जिस भी काम पर लगती वो उसे अपना 100% देती और जी जान लगाकर उस पर मेहनत भी करती। और यही कारण था कि कभी कभार उसे घूमने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह वो एक बार अपने काम पर लगी हुई थी और इसी तरह बिजी चलते चलते उसने लगभग 1-2 महीना इतना ज्यादा काम किया कि वो पूरी तरह से थक गई। जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड डेविड जो कि 41 साल का था उससे कहा कि ये महीना मेरे लिए काफी ज्यादा बिजी गया, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर घूमना चाहोगे? तो डेविड ने कहा कि मैं बाहर नहीं घूमना चाहता, मंथ के एंड में मैं यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। लेकिन रकेल ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो बाहर घूमना चाहती है और उसका जो मंथ है वो काफी ज्यादा बिजी था। अब वो 2-3 दिन अगर नेचर में घूमेगी, बाहर हरियाली देखेगी और वहाँ का जो वातावरण है वहाँ पर थोड़ा घूमे फिरेंगे तो डेविड भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लेट कर इतना क्या कर लूंगा, चलो थोड़ा बाहर ही घूम आएंगे। तो उसके बॉयफ्रेंड ने भी सबसे पहले ये पूछा कि हम लोग जा जरूर रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कब तक पहुँच पाएंगे और इसके बारे में तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तो रकेल ने कहा कि एक काफी पुरानी बिल्डिंग है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, वहां पर हम लोग जाएंगे, मैं बिल्डिंग देख लूंगी और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ये बिल्डिंग 1900 में बनाई गई थी जब वहां पर तपेदिक या फिर टीबी के बीमार लोगों को रखा जाता था। क्योंकि बात अगर 1900 के बारे में की जाए तो उस टाइम इस बीमारी का इलाज संभव नहीं था और लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वारंटाइन करके वहां पर उनका इलाज चलता था और उनमें से बहुत ही कम लोग बच पाते थे। 1965 आते आते तपेदिक हुआ या फिर बात टीबी की जाए, इन सब चीजों का इलाज मिल गया और वहां पर क्वारंटाइन करने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। और बात अगर उस बिल्डिंग की जाए तो वो पूरी तरह से सुनसान रह गई और हालात अगर उस बिल्डिंग के आज के देखे जाएं तो वो पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। लेकिन मजेदार बात जो मेरे लिए है वो ये कि काफी सारे लोग जो वहां पर बाद में विजिट करने गए थे, जैसे कि मैं ही वहां पर घूमना चाहती हूँ और मेरे जैसे और लोग गए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये काफी ज्यादा हॉन्टेड हो चुकी है। यहाँ पर उन सभी लोगों के हम लोग चिल्लाने की आवाजें सुन पाते हैं जिनका एक समय में यहाँ पर इलाज चला करता था। और जो लोग वहाँ पर गए हैं उनका मानना ये भी है कि यहाँ पर काफी सारी आत्माएं आज भी भटकती हैं और उनकी आवाजें हम लोग वहाँ पर किसी भी टाइम जाकर सुन सकते हैं। ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि यार तुम कमाल की सन की लड़की हो, आखिरकार इतनी खतरनाक जगह पर कौन जाता है? तो रकेल ने कहा कि ये मुझे अच्छा लगता है और प्लीज तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो।
तो उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और 1-2 दिन बाद ही उनका जाने का पूरा प्लान भी बन गया। उन लोगों ने अपने कपड़े पैक किए, अपनी गाड़ी तैयार की और निकल पड़ते हैं उस जगह पर जहां पर वो पुरानी बिल्डिंग मौजूद थी। लगभग 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग उस शहर के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो बिल्डिंग काफी ज्यादा नजदीक थी। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी ज्यादा भूख लग चुकी थी, तो उन्होंने वहीं पास में ही मौजूद एक होटल पर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो जब टाइम देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब तो 7 बजने वाले हैं। और बात अगर अब की जाए तो अब तो पूरा अंधेरा हो चुका है। और डेविड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पर रात को जाकर किसी भी तरह की कोई फोटो क्लिक कर पाओगी या फिर किसी भी तरह से उस बिल्डिंग को अच्छे से देख पाओगी। हमें वहां पर सुबह चलना चाहिए और रात को हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और रकेल ने कहा कि हाँ, तुमने एकदम परफेक्ट बात कही, रात को हम लोग वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी वो थोड़ा दूर है और जैसे ही हम वहां पर पहुंचेंगे तो पूरी तरह से अंधेरा फैल जाएगा और उसके बाद तो वहां जाने का मजा ही नहीं। तो हम लोग हो ना हो यही आसपास में ऐसी कोई और जगह भी जरूर मौजूद होगी जो कि यहाँ के लिए काफी ज्यादा खास हो, हम लोग उसे ही देख लेंगे। वो लोग जब इस बात की प्लानिंग बनाते हैं और वहाँ आसपास में क्या ऐसा मौजूद है जो कि कुछ खास हो, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्रिज मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ आसपास रहने वाले लोकल लोगों का मानना था कि ये पुल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके नीचे एक खतरनाक जानवर रहता है जो कि वहाँ जाने वाले हर एक व्यक्ति की जान ले लेता है। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वहां पर गए और वापस जिंदा आ पाए। और बात अगर उस जानवर की जाए तो उसका सिर तो एकदम बकरे जैसा है और बाकी बॉडी इंसान जैसी है और पंजे बिल्कुल शेर के जैसे हैं। और जो लोग वहां पर गए हैं और उस जानवर के हाथ लगे हैं उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से मिली है। रकेल इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने कहा कि मैं भी उस मॉन्स्टर को देखना चाहती हूँ। डेविड ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं, वहाँ पर पहले ही काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग वहाँ पर जाकर किसी तरह की मुसीबत मोल लें। लेकिन रकेल ने कहा कि तुम कमाल करते हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ऐसा होगा और ऐसा कुछ है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। डेविड भी पहले तो इस बात को नहीं मानता है और जब रकेल इस बात पर जोर देती है तो वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, जैसा भी तुम चलना चाहती हो, तो हम लोग ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से ही देखकर वापस आ जाएंगे। बात अगर इस पुल की जाए तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था क्योंकि नीचे से काफ़ी जगह ऐसी मौजूद थी जहां पर जर लगा हुआ था। अगर बात इस पुल की लंबाई की जाए तो ये लगभग 800 फीट लंबा और तकरीबन 80 से 90 फुट ऊंचा वो पुल 2 पहाड़ियों को जोड़ रहा था और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी लग रहा था। रकेल ने कहा मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी तरह का खतरा होगा और यहाँ के लोकल लोग जो इसके बारे में बता रहे हैं वो उस बारे में भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इतने सिंपल से पुल के अंदर इतने लोगों की डेथ कैसे हो सकती है और यहाँ पर किस तरह का कोई मॉन्स्टर रह सकता है। वो लोग उस ब्रिज के और ज्यादा नजदीक जाने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं और रकेल डेविड से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मॉन्स्टर अपने साथ बंदूक लेकर आता होगा या फिर चाकू लेकर आता होगा या फिर हो सकता है उसके जो लंबे लंबे नाखून है वो उन्हीं से उन लोगों को मार डालता होगा। और इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वो लोग बिल्कुल उस पुल के नीचे आ पहुंचते हैं। उस पुल के नीचे काफी सारी जालियां लगी हुई थी और उन जालियों के ऊपर काफी सारे बोर्ड भी लगे हुए थे कि इससे आगे आप ना जाएं, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। और काफ़ी सारे बोर्ड इस चीज़ के भी लगे हुए थे कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सो प्लीज़ यहाँ पर कोई भी एंटर ना हो। लेकिन बात अगर रकेल की जाए तो उसे तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा चाव था कि मैं यहाँ पर जाकर देखूँ और उस मॉन्स्टर को सामने से आता हुआ देखूँ कि वाओ क्या मॉन्स्टर आ रहा है। लेकिन बात अगर रकेल की जाए तो उसके दिमाग में तो अभी भी यही बात चल रही थी कि मुझे वो मॉन्स्टर देखना है। आखिरकार कोई इस तरह की हालत में कैसे हो सकता है कि जिसका शरीर इंसानों जैसा, मुंह बकरे जैसा और हाथों के पंजों की बात की जाए तो वो बिल्कुल शेर के जैसे हो। जिसके बाद रकेल अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हम लोग इसके अंदर कहां से जाएंगे। तो डेविड ने कहा कि हम लोग इसके अंदर नहीं जाने वाले, तुमने सुना नहीं जो गांव वालों ने कहा था कि इसके अंदर काफी सारा खतरा है। तो रकेल ने कहा कि मैं उस जानवर को देखना चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो।
और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई जीव यहाँ पर होगा। इस बात पर विश्वास डेविड को भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का कोई जानवर होगा। तो उन लोगों ने वहां से उस पहाड़ी के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया और देखते ही देखते उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां से वो जालियां आपस में एक दूसरे से बंधी हुई थी, लेकिन आपस में बंधे होने के बाद भी उनके बीच से थोड़ा स्पेस था जहां से वो दोनों उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और देखते ही देखते वो लोग उस पहाड़ी के ऊपर जाकर उस पटरी की एक तरफ खड़े हो जाते हैं। वहां का जो नज़ारा था वो रकेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसने वहीं से अपनी फोटोग्राफी शुरू कर दी और उसने काफ़ी सारी सेल्फी ली। तब तक रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और लगभग सूरज भी पूरी तरह से डूबने ही वाला था। तो बात अगर दूसरी पहाड़ी की जाए, एक के ऊपर तो वो खड़े हुए थे और दूसरी उनके सामने थी, तो वहां पर पूरी तरह से सर्दी के कारण सफ़ेद कोहरा छा चुका था। और दूसरी बात अगर डार्कनेस की जाए तो वहां का जो माहौल है वो रकेल को पसंद आने लगा और उसने कहा कि इसकी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा शानदार जगह होगी, हमें वहां पर भी चलना चाहिए। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने वहां जाने से मना किया। उसने कहा कि हमें नहीं पता कि ये रास्ता किस तरह लेकर जाएगा और हो सकता है आगे ये ब्रिज टूटा हुआ हो, और बात अगर गहराई की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम लोग यहाँ से गिरते हैं तो बिल्कुल मारे जाएंगे। या तो हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, या फिर अगर तुम ज़्यादा ही बोल रही हो तो हम लोग चलो नीचे से चलते हैं। लेकिन रकेल ने कहा कि मैं यहीं से जाना चाहती हूँ और बिल्कुल पुल के बीच में जाकर वहाँ से एक सेल्फी लेंगे, वो सच में ही काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। इस बात को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ा संभल कर चल पड़ेंगे। और जैसे ही वो लोग उस ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचते हैं तो पटरियां हिलने लगती हैं, और जब वो अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहां से दो लाल चमकीली आंखें बड़े ही तेजी से उनके तरफ आ रही थी। रकेल इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब ये क्या बला है। यहाँ के लोकल लोगों ने तो बताया था कि यहाँ पर एक आदमी जैसा मॉन्स्टर है, लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया था कि यहाँ पर एक हाथी जैसा मॉन्स्टर है। डेविड ने बिना देरी किए ये सब समझ लिया और उसने बताया कि ये एक ट्रेन है और अगर हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से नहीं हटे तो ये हमें अपने नीचे ही रौंद देगी। और बात अगर दूसरी पटरी की यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर कोई दूसरी पटरी भी नहीं जहाँ पर हम दूसरी तरफ कूद जाएं और यहाँ से ट्रेन निकल जाए। हम लोग अभी भी जमीन से लगभग 100 फुट ऊपर हैं और अगर हम लोग नीचे कूदते हैं तो भी हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। हमें जल्द से जल्द इस पुल के दूसरे किनारे पर जाना होगा। लेकिन बात अगर ट्रेन की जाए तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। तो डेविड ने कहा कि इससे बचने का सिर्फ एक ही समाधान है, हमें यहाँ पर जो ये नीचे इसकी पटरी है इसके नीचे लटकना होगा, नहीं तो ये हम दोनों को ही कुचल देगी। और देखते ही देखते वो दोनों नीचे जाने की कोशिश करते हैं। डेविड नीचे पहुंच गया और उसने अपने आप को उन पटरियों से लटका लिया। लेकिन बात अगर अभी भी रकेल की जाए तो वो अभी भी ऊपर ही थी और उससे नीचे नहीं आया जा रहा था। डेविड ने रकेल से काफी बार कहा कि तुम्हें यहाँ नीचे आना ही होगा और यहाँ पर आकर लटकना होगा, नहीं तो ये तुम्हें इतनी बुरी चोट मारेगी कि ये तुम्हारी जान निकाल देगी। रकेल इस बात को पूरी तरह से समझ पाती तब तक ट्रेन उसके पास आ चुकी थी और उसे एक ऐसी टक्कर मारी जिससे वो सीधा 100 फीट नीचे जाकर गिरती है। ट्रेन ने उसे जिस स्पीड से टच किया था वो स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो बड़े ही बुरे तरीके से नीचे जाकर गिरती है। डेविड कोहरे के कारण अभी भी उसे देख नहीं पा रहा था और अभी भी वो वहीं पर लटका हुआ था। ट्रेन अभी भी डेविड के ऊपर से गुजर रही थी और सारी की सारी पटरियां बड़े ही भयंकर तरीके से डगमगा रही थी। जब ट्रेन वहां से पास हो गई तो डेविड ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद एक पहाड़ की चोटी पर जाता है जहां से वो लोग इस लाइन पर आए थे। वहां से वो नीचे जाता है और नीचे जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि रकेल मारी जा चुकी है। उसके शरीर पर भी काफी भयंकर तरीके से चोट लगी हुई थी, क्योंकि एक तो ट्रेन ने उसे टक्कर मारी और दूसरा वो इतनी ऊपर से जब नीचे आकर गिरी तो जैसे ही वो गिरी उसके जान निकल गई होगी। डेविड इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाया कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो उसने जल्द से जल्द पुलिस के पास फ़ोन किया और वहाँ पर एम्बुलेंस आई। लेकिन एम्बुलेंस का आने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि अभी तक रकेल मारी जा चुकी थी।
सबसे पहले ये बात कोर्ट तक जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को अभी भी शक था कि हो ना हो सकता है डेविड ने ही इसकी जान ले ली हो। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनमें साफ हो गया कि ये लोग इस तरह घूमने के लिए यहाँ पर आए थे और इस तरह रकेल की मौत हुई। एक तरफ तो रकेल ने अपनी जान गंवा दी, दूसरी तरफ कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया और डेविड के ऊपर जुर्माना लगाया गया कि तुम्हें $2400 फाइन के तौर पर भरने होंगे, क्योंकि तुमने एक चलती ट्रेन के बीच अड़चन का काम किया है और हो सकता है उस ट्रेन के ऊपर भी किसी तरह की मुसीबत आ जाती और उसमें मौजूद लोगों को अपनी जान देकर उसकी भरपाई करनी पड़ती। वैसे डेविड को जेल तो नहीं भेजा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा था और उन्हें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर सच में कोई ट्रेन आ जाएगी। लेकिन आखिर में कोर्ट ने डेविड से यह बात जरूर पूछी, क्या तुमने इन सभी चीजों के बारे में वहां पर इतने सारे जो बोर्ड लगे हुए थे वहां पर कुछ भी नहीं पढ़ा? तो डेविड ने कहा कि जनाब मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन बात अगर रकेल की जाए तो वो तो आगे से आगे ही बढ़ती जा रही थी। हमारा पहले तो यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था और हम लोग यहाँ इस तरह एक बिल्डिंग में जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी अंधेरा ज़्यादा हो चुका है और हम लोग अच्छे से नहीं घूम पाएंगे, तो उसने यहाँ पर आने की जिद की और इसके बाद इसने अंदर जाने की जिद की, उसके बाद पहाड़ी के ऊपर की और उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह हम लोग उस ब्रिज के बीचों बीच पहुंच गए थे और आखिर में इस केस को बंद कर दिया गया। वैसे दोस्तों आमतौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह के साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर साइन कहीं पर भी लगा रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वैसे आप लोग भी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों अमेरिका के जंगलों में हर साल सैकड़ों लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि आखिरकार उनके साथ क्या होता है और उनका जो गायब होने का तरीका है वो भी बड़ा लाजवाब है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ जंगल में घूमने के लिए गया है, तो एक तरफ तो उसके रिश्तेदार अपना काम कर रहे होंगे और देखा जाए दूसरी तरफ उस व्यक्ति को अगर अकेला उन लोगों ने छोड़ दिया तो वो हाथों हाथ गायब हो जाएगा। इस तरह के काफी सारे हादसे हो चुके हैं जिनकी स्टोरी आप लोगों ने इस चैनल पर पहले भी सुनी होगी, जिसकी सबसे खास बात यह है कि जो व्यक्ति गायब हुआ है वो कभी मिलेगा ही नहीं और कभी मिलता भी है तो उसकी मौत हो चुकी होगी, या फिर अगर कोई व्यक्ति जिंदा भी वहां से मिला है तो उसने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसे बहुत से हादसे हैं जहां पर एक व्यक्ति गायब होता है लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरी टाइम में किस तरह से गायब हो गया, और अब जहां पर वो मिला है वो जगह उस जगह से काफी ज्यादा दूर है जहां से वो गायब हुआ था, और इसका डिस्टेंस काफी सारे केसेस में तो 25 से 30 किलोमीटर का भी पाया गया है। दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है मोंटेना यूएसए से। जब 2014 में एरन हेजिस जो कि एक 38 साल का व्यक्ति था, उसने ये प्लानिंग बनाई कि मैं जंगलों में शिकार के लिए जाने वाला हूँ। इस बात के बारे में उसने अपने दो दोस्तों को और भी बताया और उन लोगों ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलना पसंद करेंगे, और उन तीनों ने ही प्लानिंग बनानी शुरू की कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर जाएंगे और हमें वहां पर क्या क्या लेकर जाना होगा। एरन इस बात में बिल्कुल एक्सपर्ट था क्योंकि वो हंटर क्रेजी माउंटेन के ऊपर काफी बार इससे पहले भी शिकार करने के लिए जा चुका है, और हम लोग कह सकते हैं कि वो बचपन से ही वहां पर जा रहा है क्योंकि उसे उस माउंटेन का चप्पा चप्पा मालूम है। और यही कारण है कि जब भी वो वहां पर जाता है घूमने के लिए तो वो किसी भी तरह का किसी भी मैप का यूज नहीं करता। उन लोगों ने वहां पर जाने की तैयारी करनी शुरू की और अपने साथ स्लीपिंग बैग, फूड, वाटर और अपनी गन के अलावा वो सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें उठा ली जो कि वहां पर उन्हें चाहिए थी। अब उनके पास काफी सारा सामान हो चुका था तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 2 घोड़े ले लेंगे और इसी के साथ ज्यादा सामान को वहां तक पहुंचाने के लिए एक खच्चर को भी अपने साथ रखेंगे, जिसके ऊपर उन लोगों ने अपना सारा का सारा सामान रख दिया। हंटर क्रेजी माउंटेन शिकार करने के लिए काफी ज्यादा फेमस था और यही कारण था कि वहां के लोग इसे हंटर क्रेजी माउंटेन के नाम से ही जानते थे। और जब उन लोगों ने अपना सारा का सारा सामान तैयार कर लिया तो वो लोग 6 सितंबर 2014 को वहां से निकल पड़ते हैं। उन लोगों ने सोच लिया था कि वहां उस माउंटेन तक जाने में उन्हें लगभग 1 या 2 दिन आराम से लगने वाले हैं, तो वो लोग अपनी सबसे पहली कैंपिंग कैंप फायर लेक के पास करेंगे। क्योंकि एरन यहाँ की हर एक जगह को बड़े ही अच्छे से जानता था तो उसे इस बात का पता था कि कौन सी जगह यहाँ पर कैंपिंग के लिए अच्छी है, और इसी कारण उन लोगों ने कैंप फायर लेक को
अपनी कैंपिंग के लिए चुना। वो लोग वहां पर जा ही रहे थे कि पता नहीं अचानक बीच में ही उनके खच्चर के दिमाग में क्या आई कि वो आगे बढ़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। उसने किसी तरह से उन लोगों को ये बात तो नहीं बोली, लेकिन जिस तरह से वो लोग अपने घोड़े के ऊपर चढ़कर माउंटेन की तरफ जा रहे थे तो उनका खच्चर काफी ज्यादा घबरा गया और वो एक ही जगह पर खड़ा होकर लगातार जंप करता जा रहा था। उसके ऊपर उन लोगों का सारा सामान मौजूद था, सारे के सारे खाने पीने की चीजें और उनके जो रेस्ट करने के स्लीपिंग बैग्स थे वो वहीं पर उन्हें गिराकर सारे के सारे सामान को बिखेर कर वहां से वापस भाग जाता है। उन तीनों को ही इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये खच्चर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा था और अब वो कहां पर गया होगा। लेकिन एरन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं यहाँ पर पहले भी काफी बार आ चुका हूँ और मेरा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, तो जिस भी तरह का अपना जो खाने पीने की चीजों का नुकसान हुआ है वो हम आगे जाकर एक जगह से इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर मैंने कुछ दूर पर अपने रहने का जुगाड़ बना रखा है और वहां पर मैंने सारे के सारे ऐसे बंदोबस्त कर रखे हैं कि अगर मैं किसी दिन परेशानी में आ जाता हूँ तो वहां से मैं अपनी मदद ले सकूं। तुम लोग चलो मेरे साथ, हम लोग थोड़ी देर कैंप फायर लेक के पास रुकते हैं और उसके बाद मैं वहां से अपना सारा का सारा जो खाने पीने की चीजें हैं और जो जरूरी सामान है वो वहां से मैं ले आऊंगा। वो तीनों ही दोस्त इस बात को सोचकर कैंप फायर लेक की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो शाम होने लगी थी। एरन ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर कैंपिंग करो और 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर मैं वापस यहाँ पर अपने सामान को लेकर आ जाऊंगा। अब अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे तो हमारे घोड़े भी थक जाएंगे और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे, तो तुम यहीं पर रुको और मैं सामान लेकर आता हूँ। उसके दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है तुम जाओ, हम लोग यहाँ पर कैंपिंग वगैरह लगाते हैं और आगे का रास्ता हम लोग कल तय करेंगे। तो उन दोनों दोस्तों ने वहां पर अपना पूरा कैंप लगा दिया, अपने घोड़े को भी वहीं पर चारा डाल दिया ताकि अगली सुबह के लिए ये तैयार हो जाए और वहीं पर बैठकर वो लोग थोड़ी देर तक बातें करते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं एरन के बारे में कि वो यहाँ का कितना प्रो हंटर है कि उसने यहाँ थोड़ी दूर पर ऐसी जगह बना रखी है जहां से वो इमरजेंसी का अपना सामान ले सकता है। उन लोगों के पास 3 वॉकी टॉकी भी थे और ये उन लोगों ने पहले ही ले लिए थे कि हो सकता है जंगल में हमें अलग अलग जाना पड़े तो कम से कम हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात तो कर सकें। और इस टाइम एक वॉकी टॉकी उन लोगों ने एरन को दे दिया था और 2 अभी भी उनके पास थे। 2.5-3 घंटे बीतने के बाद उन लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि हो सकता है अभी एरन आ जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। तो उन दोनों दोस्तों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पर भी तो खाली बैठे हैं, हमें जरूर अपने दोस्त से पूछना चाहिए कि वो कितनी देर बाद हमारे यहाँ वापस आ पहुंचेगा। तो उन लोगों ने वॉकी टॉकी से अपने दोस्त एरन के पास बात करनी शुरू की। तो एरन ने बताना शुरू किया कि यार मैं अपनी उसी जगह पर जा रहा था, लेकिन रात का समय होने के कारण मैं रास्ता भटक गया। वो दोनों दोस्त चिंता करने लगते हैं और उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग क्या करें और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हम लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं। लेकिन एरन ने इस बात से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं इस जगह को बड़े ही अच्छे से जानता हूँ और तुम लोग मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, लगभग 2 या 2.5 घंटे बाद ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इन बातों को भी बीते हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे तो उन लोगों ने फिर से वॉकी टॉकी से उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो वॉकी टॉकी पर एरन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग काफी देर तक और भी एरन से बात करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन अब की बार फिर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो लोग चिंता करने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी ये बात आ रही थी कि एरन यहाँ का काफी ज्यादा प्रो हंटर है और उसे यहाँ पर चप्पे चप्पे के बारे में पता है। अब हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकल भी जाएंगे तो हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए और उसके बाद हम लोग तो इस जगह के बारे में इतना अच्छे से जानते भी नहीं और हम लोग ही यहाँ पर खो जाएं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह तक वेट करेंगे। सुबह का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक एरन वापस मुड़कर नहीं आया था। टाइम सुबह का हो चुका था, लेकिन एरन अभी तक वापस नहीं आया था। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता करने लगे और वो लोग वापस आने का प्लान करने लगते हैं कि हम लोग वापस जाएंगे और वहां पर जाकर पुलिस को इस बारे में बताएंगे कि हम लोग इस तरह वहां पर गए थे और जो हमारा एक साथी है वो पता नहीं कहां पर चला गया। वो लोग काफी ज्यादा आगे जा चुके थे और वापस आने में फिर से शाम होने लगी। वो लोग शाम को आते ही सबसे पहले पुलिस को इसी बारे में बताते हैं कि हमारा दोस्त इस तरह वहां पर गया था, लेकिन
लेकिन अब उसका कोई भी अता पता नहीं। पुलिस की रिसर्च टीम पैदल ही वहां पर निकल पड़ती है, लेकिन रात का ज्यादा अंधेरा हो जाने के कारण वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन लोगों ने सुबह की वेट की और सुबह होते ही पुलिस निकल पड़ती है गाड़ियों के साथ, पैदल और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के साथ रिसर्च करने के लिए। वहां पर चारों तरफ हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, नीचे पुलिस की गाड़ियां घूम रही थी, पैदल पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी अंदाजा पुलिस को नहीं लग रहा था। तो पुलिस ने उन दोस्तों से उनके वॉकी टॉकी को लिया। वो एक इस तरह का वॉकी टॉकी था कि दूसरे वॉकी टॉकी जो भी जहां पर मौजूद थे, जो कि उसके साथ संपर्क में थे, उनकी लोकेशन वो उसे बता सकते थे। तो पुलिस एरन के वॉकी टॉकी की लोकेशन लेकर वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद पुलिस को ऐसी कोई भी खास चीज नहीं मिली जो कि इस बात को बता सके कि एरन कहां पर है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका एक तो वॉकी टॉकी था और दूसरा उसके शूज इस तरह के थे जो कि बर्फ में चलने लायक हो, क्योंकि जहां पर वो लोग हंटिंग करने के लिए जा रहे थे वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। उससे एक रात पहले ही बर्फबारी हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि इस बंदे ने ये शूज यहाँ पर क्यों निकाल दिए, क्योंकि जितनी बर्फ यहाँ पर गिरी है ऐसे में वो बिना जूतों के तो रह ही नहीं सकता। इसके अलावा वहां पर कुछ जली हुई लकड़ियां पड़ी थी और एक सिगरेट भी उन लोगों को मिली, लेकिन वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं था कि यार ये बंदा यहाँ पर बैठकर हाँ थोड़ी देर इसने अपने हाथ सेके होंगे, सिगरेट वगैरह फूकी होगी, उसके बाद ये गया तो गया कहां पर। पुलिस वहां पर उसे काफी दिनों तक ढूंढती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता और आखिरकार इस केस को एक मिसिंग पर्सन के तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन करीबन 9 महीने बाद फिर से इस केस में जान आने लगती है, क्योंकि वहीं बर्फीले इलाकों में रायन फैमिली रहा करती थी। उन लोगों ने वहीं पर अपना घर बना रखा था और अक्सर वो लोग घूमने के लिए बाहर जाए रहा करते थे। एक दिन वो पूरी की पूरी फैमिली वहां से घूमने के लिए बाहर निकलती है और अपने घर से लगभग 1.5 किलोमीटर जब वो दूर आ चुके थे तो उन्हें वहां पर एक स्लीपिंग बैग मिलता है। इसके अलावा एक पूरा बैकपैक मिलता है जिसके अंदर एक और छोटा बैग था और उसमें मौजूद था एरन का पर्स। ये पहचान भी तब हो पाई जब उसके पर्स में उसका आईडी कार्ड निकल आया। उस फैमिली ने जब और थोड़ी छानबीन की तो उन्हें पता चलता है कि इसके बैग में तो खाना, पानी और कुछ एक और सामान मौजूद है जो कि अक्सर यहाँ पर आने वाले हंटर्स यूज करते हैं। वहां पर एक गन भी मौजूद थी जिसके अंदर दोनों की दोनों गोलियां भरी हुई थी और काफी सारी गोलियां उसके बैग में भी मौजूद थी। ये सारी की सारी चीजें देखकर उन लोगों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उन लोगों ने कहा कि जनाब इस तरह हमें कुछ चीजें मिली हैं, हमने आसपास में वहां पर उस व्यक्ति को ढूंढा जिसकी ये हो सकती हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, तो कोई इमरजेंसी में ना हो इसलिए हम लोगों ने आकर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें बता दी। जब उसकी आईडी को एरन की केस से मिलाया जाता है तो उन लोगों को पता चल गया कि ये उसी बंदे का सामान है जो कि 9 महीने पहले गायब हो गया था। लेकिन उससे भी अजीब बात जो थी वो ये थी कि उस बर्फीले इलाके में वो जगह जहां पर अब उसका सामान मिला है उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी जहां पर उसका वॉकी टॉकी मिला था। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए किसी ऐसे इंसान को जो कि बर्फीले इलाके में बिना जूतों के चल रहा हो तो इस पर थोड़ा विश्वास होना मुश्किल है। उन लोगों ने वहां पर जाकर तुरंत थोड़ी और रिसर्च शुरू की और उन लोगों की रिसर्च कामयाब भी रहती है। वहां पर उन्हें एक बॉडी मिलती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में थी, लेकिन उसमें भी जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इस बॉडी के पैर नहीं थे। वो लोग उसे एटोप्सी के लिए भेजते हैं और एटोप्सी से पता चलता है कि ये एरन ही था। लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में काफी सारे सवाल थे कि इसे इस तरफ आना ही नहीं था तो ये इस तरफ क्यों आया, वो भी बिना किसी जूतों के, तो ये बर्फ में चला कैसे होगा। और दूसरी तरफ भी चलो ये यहाँ पर आ गया, लेकिन अब अगर देखे जाएं तो इसके पैर कहाँ पर हैं। उन दोनों दोस्तों ने बताया कि जनाब एरन यहाँ का काफी ज्यादा प्रो हंटर था और इसे इस जगह का चप्पा चप्पा मालूम था। हम लोग ये बात भी नहीं बोल सकते कि ये इसी तरह रास्ता भटक गया होगा, क्योंकि ये पहले ही रास्ता भटक चुका था। अब इसे पता था कि इसको अब ध्यान से चलना है। लेकिन बाद में जो लोगों द्वारा अंदाजे लगाए गए वो ये थे कि इसने शायद वहीं पर अपने जूते छोड़ दिए, शायद ये भूल गया होगा और बाद में ये हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया, जिसके कारण इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और ये पूरा सुन्न होकर इसी तरफ चलता रहा। लेकिन सवाल अभी भी सामने ये था कि फिर अगर ये यहाँ पर आया है इतनी दूर चलकर, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इतनी दूर बर्फ में चलने के कारण इसके पैर ही घिस गए हों। आखिरकार इसे हाइपोथर्मिया हुआ था तो इसके पैर कहाँ पर है। दूसरी तरफ लोगों का अंदाजा ये भी था कि जिस माउंटेन पर अब ये लोग गए थे वहां पर काफी बार बिगफुट को देखने का
दावा किया गया है और हो सकता है उसी ने इसको अपना शिकार बना लिया हो। लेकिन मामला जो भी हो, साफ साफ इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं कि ये बंदा यहाँ पर कैसे आ पहुंचा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस लड़के के साथ आखिरकार क्या हुआ होगा? अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी अंदाजा भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।